हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग यूपीएससी मेंस से संबंधित एथिक्स का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। यहां पर हम लोग नीति शास्त्रीय मानकों के स्रोत के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। नीति शास्त्र के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत सारी बातों पर चर्चा भी कर चुके हैं, इसकी बुनियादी अवधारणा को भी हम जान चुके हैं। तो नीति शास्त्र करता क्या है? इसका प्रमुख कार्य है मनुष्य की जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनकी परीक्षा करके उनको उचित या अनुचित यानी नैतिक या अनैतिक ठहराना। वास्तव में नीति शास्त्र पूरी एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके तहत लक्ष्य यही है कि व्यक्ति का अधिकतम कल्याण हो। इसके अपने कुछ मानक नियम हैं, इसके कुछ आदर्श हैं जिसके द्वारा मानवीय व्यवहार का, उसके आचरण का व्यवस्थित तौर पर अध्ययन किया जाता है। हालांकि नीति शास्त्र अपने आप में आप ये देखेंगे कि अपने आप में ये अनुशासन नहीं है, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नीति शास्त्र ने एक फिक्स अनुशासन बना दिया हो कि इसी के अनुरूप सबको व्यवहार करना है, इसी के अनुरूप सबको कार्य करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये व्यक्तियों की जो भी अच्छी क्रियाएं होती हैं वास्तव में उनका अध्ययन करता है। कई बार ऐसे प्रश्न सामने आते हैं, कई बार ऐसे मुद्दे सामने निकल कर आते हैं जो कि एक व्यक्ति के लिए नैतिक हो सकते हैं लेकिन दूसरे के लिए अनैतिक हो जाते हैं। कई बार ऐसे कठिन प्रश्न भी होते हैं जिनमें अपने आप में उत्तर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को या ऐसी जो समस्याएं हैं इनका निराकरण करने के लिए नीति शास्त्र क्या करता है? नीति शास्त्र जो है, जो भी दार्शनिक वगैरह हैं, दार्शनिक, धार्मिक या शिक्षक वगैरह हैं या फिर जो भी चिंतक वगैरह हैं, इनके विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने रखता है और उनके आधार पर उन मुद्दों का हल खोजने का प्रयास करता है। तो इसी आधार पर आज आपके कुछ दृष्टिकोण यहाँ पर दिए गए हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के नैतिक या अनैतिक होने की, यहाँ पर हम कह सकते हैं नैतिक या अनैतिक होने की परीक्षा की जाती है। तो यहाँ पर आपका पहला दृष्टिकोण जो है उपयोगितावाद वाला दृष्टिकोण है, यानी यूटिलिटेरियन अप्रोच। इसमें होती क्या है ये? इसका जो विकास किया था जेरेमी बेंथम, इन्होंने पहली बार अपनी रचना की थी इंट्रोडक्शन टू दी प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। इसमें उपयोगिता का इन्होंने व्यवस्थित वर्णन किया था। हालांकि बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल और हेनरी सिडविक हुए हैं, इन्होंने जो उपयोगितावाद का मूल रूप था, यानी जेरेमी बेंथम ने इसका जो मूल रूप बताया था उसमें इन्होंने संशोधन किया। इन्होंने मतलब उसमें कुछ संशोधन करके अपना एक सिद्धांत इससे आगे प्रतिपादित किया। जो उपयोगितावादी हैं वो साफ साफ ये कहते हैं कि मानव की जो क्रियाएं हैं इनका लक्ष्य क्या है? लोगों की अधिकांश संख्या की महानतम प्रसन्नता को बढ़ाना होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहां पर हमें कुछ ऐसी अप्रोच अपनानी है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रसन्न हो। यह उपयोगितावाद का सिद्धांत कहता है। इसके अनुसार नीतिपरक कार्यवाही वह है जो बुराई के ऊपर अच्छाई का सर्वाधिक संतुलन, यानी ग्रेटेस्ट बैलेंस ऑफ गुड ओवर हार्म स्थापित करे। यानी अच्छाई के ऊपर, यानी बुराई के ऊपर अच्छाई का सर्वाधिक संतुलन। यानी कि हमें कुछ ऐसे विकल्प चूज करने हैं जिसके जरिए हमें अधिकतम जो है कह सकते हैं अच्छाई प्राप्त हो। अब अभी समझने का प्रयास करेंगे कैसे विकल्प हम चुनेंगे। अब देखिए, उपयोगितावाद जो है अपना इसका सोपान है, कैसे हमें किसी समस्या का समाधान करना है, कैसे हमें कार्यवाही की जो उपलब्ध विकल्प है उनकी पहचान करनी है, उन पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। पूरा इसका एक पूरा सिस्टमेटिक सोपान बना हुआ है, सिस्टमेटिक क्रम है जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। यानी हमारे लिए से मतलब इस समाज के लिए, समाज की अधिकतम भलाई के लिए सबसे अच्छा क्या है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, कार्यवाही के जो उपलब्ध विभिन्न विकल्प हैं इनकी पहचान की जाती है कि कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं, इसके जरिए कार्यवाही की जा सकती है। आप अपने मन में कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं भी एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल जो पहले दिया था वही एग्जाम्पल यहाँ पे दोबारा रिपीट करूंगा कि मान लेते हैं एक लड़की की शादी होने वाली है और जो उसका जो 7 फेरे होते हैं उससे पहले उसके पिता एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन ये बात सभी को नहीं मालूम है, कुछ लोगों को ही मालूम है। घर के 2-4 जो कैंडिडेट हैं, मेन कैंडिडेट, उनको ये बात मालूम है। तो एक तो तरीका ये होता है कि भाई वो आके लड़की को बता दें आपके पिता एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से। दूसरा तरीका ये है वो कुछ पल के लिए उस सिचुएशन को साध लेते हैं, यानी वो झूठ बोल देते हैं कि भाई पिता बीमार पड़ गए हैं, डॉक्टर के यहाँ भर्ती हैं, बाद बाकी जो कार्यक्रम है, वैवाहिक कार्यक्रम है, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर वही है, इसमें सर्वप्रथम कार्यवाही के उपलब्ध जो विभिन्न विकल्प हैं इनकी पहचान करनी होती है। प्रत्येक कार्यवाही से कौन कौन प्रभावित होगा, प्रत्येक कार्रवाई से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, यह भी देखना पड़ता है। यानी इससे कौन कौन प्रभावित होगा। मान लेते हैं, अगर मान लीजिए जैसे लड़की के पिता एक्सपायर हो गए, अगर हम ये बात बता देते हैं तो प्रभावित कौन होगा? लड़की की शादी रुक जाएगी उस समय। और हो सकता है रिश्ता एक बार रुका हुआ वो बाद में कैंसिल भी हो सकता है बाद में लड़की वालों का मन पलट जाए, तो ये भी हो सकता है लड़की की शादी ना हो पाए, तो ये प्रभावित भी हो सकती है। और प्रत्येक कार्रवाई जो हम करेंगे उससे क्या क्या फायदा होगा और क्या क्या हानियां भी हो सकती हैं। हानियां ये है कि लंबे समय तक अगर नहीं बताएंगे तो लड़की को भी ये लगेगा कि मुझे अंधेरे में रखा गया, मेरे साथ झूठ बोला गया। फायदा भी ये है
कि मान लीजिए अचानक से इसको बता देते हैं लड़की को, और मान लीजिए लड़की है या लड़की की माँ है, वो ऐसी अवस्था को भांपने में या ऐसी अवस्था को सुनने में एकदम तत्पर रूप से तैयार नहीं है, अचानक से उन्हें हार्ट अटैक वगैरह आ गया या उनके साथ भी कोई दुर्घटना घटित हो गई, तब क्या होगा? तो ये भी एक समस्या है। तो यहाँ पर हमें बहुत सोच समझकर ये सभी जो कौन कौन प्रभावित होगा, इस कार्रवाई से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, ये सब हमें एनालिसिस करना होता है। फिर हम उस क्रियाकलाप को चुनेंगे जो सर्वाधिक अच्छाई दे व कम बुराई, यानी हम यहाँ पर ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे कि सबका भला हो, क्योंकि जाने वाला तो जा चुका है भाई, जो मरने वाला है वो तो मर चुका है। अब हम उसके लिए जो नवविवाहित दंपति जो है अपने जीवन में बंध रहे हैं, नए जीवन में बंध रहे हैं, उनके जीवन को हम क्यों खराब करें भाई? जो नया जो दंपति नव दंपति है वैवाहिक जीवन में बंधने वाले हैं, अगर उनको इस समस्या को लेकर उनको हम रोक दें या इस समस्या को लेकर उनका विवाह हम टाल दें, तो हो सकता है आगे वो विवाह संपन्न ना हो पाए। एक तरीका ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बेटर ये है कुछ पल के लिए अगर हम ये सिचुएशन साध लें, कुछ पल के लिए हम थोड़ा सा झूठ बोल दें और हम कैसे भी इसको मैनेज कर रहे हैं, तो क्या होगा? सर्वाधिक अच्छाई, यानी कि एक नव दंपति का घर बस जाएगा, और जो व्यक्ति जा चुका है वो तो जा ही चुका है, वो तो बाद में भी हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, बाद में भी जो क्रियाक्रम है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही है, सर्वाधिक अच्छाई दे और कम बुराई दे। उपयोगितावाद के अनुसार नैतिककर्ता को वह चुनना पड़ेगा जो आनंद को अधिकतम और पीड़ा को न्यूनतम करता हो। यानी उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमें ऐसे विकल्प चुनने हैं जिससे हमें अधिक से अधिक आनंद की प्राप्ति हो और पीड़ा का अनुभव कम से कम हो। तो ये बात आपके मन में क्लियर हो गई होगी। अब हम उपयोगितावाद का अहमवाद और परहितवाद से कंपैरिजन करेंगे कि क्या उपयोगितावाद अहमवाद के या परहितवाद के बीच की कड़ी है, या इनसे मिलता जुलता है, या फिर इनसे बिल्कुल अलग है, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अहमवाद को उठाते हैं। अहम का मतलब होता है ईगो, और आपको मैंने सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत कई बार बताया है कि यहां पर दो पक्ष इड और सुपर ईगो होते हैं, और इनके बीच का जो मार्ग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ईगो कहते हैं। यानी कि जो सुपर ईगो पक्ष है वो पूरी तरह से नैतिक पक्ष है, और इड पक्ष जो है ये इसको पैशाचिक पक्ष कहते हैं। यानी इड का मतलब होता है कि मस्ट में कोई भी चीज है मैं चाहिए ही चाहिए। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो बिल्कुल नैतिक पक्ष है। यानी कोई व्यक्ति में अगर नैतिक पक्ष बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा तो भी वो जीवन नहीं जी पाएगा, इड पक्ष बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा तो भी वो अपना जीवन नहीं जी पाएगा। तो इन दोनों का जो मध्यस्थ मार्ग है वो ईगो वाला है। कुछ पक्ष इसमें कुछ विशेषताएं इड से आ जाती हैं, कुछ सुपर ईगो से आ जाती हैं, और ऐसे करके हम लोग अपना काम चला लेते हैं। यानी कह सकते हैं ये अहमवाद या आत्मकेंद्रण वाला पक्ष है ये। तो आत्मकेंद्रण क्या है? आत्मकेंद्रण ऐसी अभिरुचि होती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने कल्याण को विशेष दर्जा देता है, क्योंकि ये जो पक्ष हैं पूरे समाज से नहीं जुड़े हुए हैं भाई। इड ईगो सुपर ईगो वाली जो अवधारणा है ये व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई है, हर इंडिविजुअल से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति का इड पक्ष, ईगो पक्ष या सुपर ईगो पक्ष अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति सुपर ईगो को अपने केंद्र में रखता हो सकता है कोई व्यक्ति ईगो को अपने केंद्र में रखकर कोई डिसीजन लेता हो, सबका अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर क्या है, जो ईगो वाला सिस्टम है यानी आत्मकेंद्रण वाला जो अभिरुचि है, ये कोई व्यक्ति इसमें अपने कल्याण को ही विशेष दर्जा देता है, जबकि उपयोगितावाद इससे बिल्कुल उलट है। उपयोगितावाद में क्या है, प्रत्येक के कल्याण को बराबर मानते हैं, यानी हम हर किसी के कल्याण को बराबर मान के चलते हैं। ये नहीं है किसी एक व्यक्ति का भला हो जाएगा, नहीं, सबका भला होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। वहीं उपयोगितावाद जो है ये परहितवाद भी नहीं है। परहितवाद का मतलब क्या होता है? परहित का मतलब यही होता है दूसरों का भला करना। आपके सामने एक मैं यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए कोई एक पोस्ट है, ठीक है। अब एक पोस्ट के लिए दो उम्मीदवार हैं, ए और बी, और दोनों उम्मीदवार जितने एग्जाम वगैरह होते हैं सारे एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यानी उनके पास एलिजिबिलिटी है, उन्होंने उसी बेस पर एग्जाम दिए और दोनों एग्जाम में क्वालिफाई होकर यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब जो नियोक्ता है, अब नियोक्ता के सामने बड़ी दुविधा है, क्योंकि दोनों के पास समान अर्हता है, समान अंक है, सब कुछ समान है। अब इनमें से दोनों में से किसी एक का चयन वो कैसे करे? तो नियोक्ता क्या करता है, इन्हीं के ऊपर ये डाल देता है, इस नैतिक दुविधा का समाधान इन्हीं के ऊपर डाल देता है कि भाई आप देख लो, एक पोस्ट है यहाँ पर जॉब की, आप में से किसको ज्यादा जरूरत है, किसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जेन्युइन है, वो ज्वाइन कर ले, दूसरा वाला अपना परहित बात कर दे, यानी यहाँ पर अपने दूसरे के हित के लिए अपने हित को त्याग दे, ऐसा कर ले। अब भाई एक वाला व्यक्ति जो है अपनी सिचुएशन बताता है कि भाई हमारे घर में माता पिता हैं, हमारी पिता एक्सपायर हो चुके हैं, माता पिता में से पिता एक्सपायर हो चुके हैं, माँ को कैंसर है, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, जैसे तैसे हम कहीं कोचिंग वगैरह करके बाहर बच्चों को पढ़ाकर अपना घर का खर्च चला रहे हैं, पूरी अपनी सिचुएशन बताता है। बी वाला जो व्यक्ति है इसका परिवार थोड़ा संपन्न परिवार है, यानी इसके माता पिता सरकारी हैं, और इसे भी ये लगता है कि भाई ए वाले की जो प्रॉब्लम है जेन्युइन है, तो कहीं ना कहीं अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए वाले को जॉब मिल जानी चाहिए। तो ये क्या करता है, बी वाला व्यक्ति दूसरे के हित के लिए अपनी ये यहाँ पे दावेदारी
छोड़ देता है। तो ऐसी सिचुएशन को परहितवाद कहते हैं। यानी परहितवाद वह सिद्धांत है जिसमें दूसरों के हितों को अपने स्वयं के हितों से पहले यानी ऊपर रखा जाना चाहिए। अब देखिए कुछ चीजें और आ जाती हैं, उन पर भी विचार करना पड़ेगा। जैसे यहां पर इसमें कुछ अपवाद हैं, नोट के रूप में मैंने लिख दिए हैं। उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो माता पिता के द्वारा बच्चों की जो निस्वार्थ देखभाल है, सेना में अपने साथियों के लिए सिपाहियों का जो बलिदान है, संतों के संन्यास का स्पष्टीकरण, ये सब नहीं देता है। उपयोगितावाद के दायरे में ये सब चीजें नहीं आती हैं। सिपाहियों का बलिदान का मतलब क्या है? सिपाहियों के बलिदान के लिए एग्जांपल मैं दूंगा। सिपाहियों को, हर सिपाही को आर्मी में जाने से पहले ट्रेनिंग मिलती है कि मान लीजिए हैंड ग्रेनेड किसी ने फेंक दिया तो इसको कैसे डिफ्यूज करना है या किसको इसके प्रभाव को कैसे कम करना है। आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में एक आम आए दिन ये घटनाएं घटित होती रहती हैं कि हैंड ग्रेनेड फेंक दिए जाते हैं, गाड़ी में फेंक दिए जाते हैं या फिर कहीं उनका काफिला बैठा हुआ है उसमें फेंक दिए गए। तो कई बार आपने देखा होगा सिपाही क्या करते हैं, ग्रेनेड के प्रभाव को कम करने के लिए, ज़्यादा क्षति ना हो, उसके ऊपर लेट जाते हैं, अपनी चेस्ट से दबा लेते हैं ताकि जो भी ग्रेनेड फटेगा उससे उसका असर केवल एक व्यक्ति पर होगा, बाद बाकी व्यक्ति बच जाएंगे। तो ऐसे करके मान लीजिए किसी सिपाही ने बलिदान दिया तो क्या वो उपयोगितावाद में आएगा? भाई एक सिपाही की जो जान गई है तो वो क्या उपयोगी है? भाई सबका तो भला कर गया, वो एक के मरने से सबका भला हो गया, क्या वो सही है? ये बात जायज है? यहां पर ये विचारने वाला प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है इस तरह के, ये इसमें नहीं आते हैं क्योंकि वहां पर वो चीज उसकी ड्यूटी से जुड़ी हुई है, उसके कर्तव्य से जुड़ी हुई है। वहां पर वो चीज उपयोगिता से जुड़ी हुई नहीं है, उसके कर्तव्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि उसको इसी बात के लिए ट्रेन किया गया था। समझने वाली बात यह है, उपयोगिता के लिए ट्रेन नहीं किया गया था बल्कि उसके ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के लिए ट्रेन किया गया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना है। समझ रहे हैं आप? तो उसको हम उपयोगितावाद से नहीं जोड़ेंगे। उसी प्रकार से जो माता पिता के द्वारा जो बच्चों की निस्वार्थ सेवा होती है, देखभाल होती है, ये भी उपयोगिता में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये भी माता पिता का कर्तव्य है। भाई जो नौनिहाल बच्चे हैं, नैनिहाल जो भी हैं, वो अपना कार्य करने में असमर्थ हैं, तो भाई जिसने जन्म दिया है उसी से तो अपेक्षा की जाएगी कि आप इनको बड़ा करें, इनकी देखभाल करें, तो वो भी इसमें आ जाता है। तो ऐसे कार्यों में क्या होता है कि लोग अन्य वस्तुओं को स्वयं में लक्ष्य मान लेते हैं, खुद के लक्ष्य को यहाँ पे महत्व नहीं देते हैं, अन्य वस्तुओं को स्वयं में लक्ष्य मानते हैं और उन्हें का आनंद का साधन नहीं मानते। आनंद का साधन, उपयोगितावाद का सिद्धांत ये कहता है कि सभी को बराबर आनंद आना चाहिए, सबका, प्रत्येक का कल्याण होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर लोग चाहे सिपाही को ले लें या माता पिता को ले लें, तो माता पिता ने अपना लक्ष्य मान लिया है। लक्ष्य क्या है कि बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अच्छी सी पोस्ट तक पहुंचाना है। तो ये लक्ष्य है उनका, ये आनंद नहीं है उनके लिए, ये आनंद की बात नहीं है, ये उन्हें लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उसी तरह से आर्मी वाला जो सिपाही है वो भी एक टारगेट लेकर चल रहा है कि कैसे भी करके हमें सिखाया गया है, हमें ट्रेनिंग दी गई है, जिस बात के लिए हम यहाँ तक आए हैं, उस लक्ष्य पर ज्यादा फोकस किया जाए, अपने आनंद को साइड में रख दिया जाए, उसका अपने आनंद का बलिदान दे दिया जाए। तो यहाँ पर वो उपयोगितावाद वाला सिद्धांत जो है खारिज हो जाता है, ये यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपके सामने मैंने यहाँ पर एक केस रखा है और ये केस आपके उपयोगितावाद से जुड़ा हुआ है। इसको रखने का यहाँ पर प्रयोजन यही है ताकि आप इस पर सोचें, विचारें और अपनी जो प्रतिक्रिया है वो अपने मन में दें। अगर आप इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, इस तरह के केसेस को अभी से अगर आप हैंडल करेंगे, अभी से इनके ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो आपको आगे चलकर मेंस में और इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इंटरव्यू में खास करके इस तरह की सिचुएशंस आपको दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या होगी। तो वहां पर आपको सोचकर विचार कर अपना फाइनल आंसर देना होता है। तो यहां पर सिचुएशन है, ऐसे एक परिदृश्य में 3 प्रसिद्ध लोगों की कल्पना की गई है, भौतिकी, औषध और आनुवांशिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता, जो गंभीर रूप से बीमार हैं और इन्हें अंग प्रत्यारोपण की भारी जरूरत है। एक को किडनी चाहिए, दूसरे को हृदय, तीसरे को अग्नाशय चाहिए, किंतु जरूरी अंग अनुपलब्ध हैं। जब सर्जन इस समस्या पर चिंता व्यक्त कर रहे थे, एक पूरी तरह से नशे में डूबा आवारा व्यक्ति वहां लाया जाता है, जिसका कोई ना परिवार है, ना कोई दोस्त है और ना ही घर है। सर्जन उस आवारा के शरीर से अंग निकालकर तीनों महान व्यक्तियों के शरीर में रोपित करने का निर्णय करते हैं। हमें यह मान लेना चाहिए कि सर्जनों को उनके इस काम के लिए कानूनी निरापत्ता यानी लीगली इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लीगल इस कृत्य के लिए उन्हें छूट मिली हुई है, यानी कानूनी रूप से ये कोई जो मर्डर है, मर्डर करार नहीं दिया जाएगा। तो आप सोचिए कि इसके मैक्सिमम रिजल्ट क्या होंगे। अब देखिए, एक तरीका तो यहां पर यह हो सकता है कि आवारा के जो भी अंग हैं निकाल लिए जाएं और 3 महान व्यक्तियों में प्रत्यारोपित कर दिया जाए। क्यों भाई, एक नशे में डूबा हुआ व्यक्ति जिसका ना कोई घर है, ना घाट है, ना फैमिली है, ना दोस्त है, उसका जीना और मरना
से समाज पे कोई असर तो पड़ेगा नहीं। भाई उसके जीने मरने से समाज पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ना वो समाज में कोई योगदान दे रहा है, ना ही समाज का कोई भला कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। उल्टा समाज के लिए कहीं ना कहीं कलंक के रूप में समाज उसे और देख रहा है। आपके मन में ये भी आएगा। वहीं 3 ऐसे महान व्यक्ति हैं जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्होंने समाज में अपना अतुलनीय योगदान दिया है और जब तक ये जीवित रहेंगे समाज के लिए नई नई खोजें, नए नए अन्वेषण और नए नए वैज्ञानिक जो हैं कृत्य करते रहेंगे। भाई तो उससे समाज में और ज़्यादा लाभ मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो शराबी जो व्यक्ति है, नशेड़ी जो व्यक्ति है, इससे ज़्यादा 3 व्यक्तियों की जान की कीमत है। तो 3 व्यक्तियों का बचाया जाना अत्यंत आवश्यक है। एक तो यहाँ पर तरीका ये हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें तो कोई भी समाज इस तरह के कृत्य को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी सभ्य समाज, चाहे वो इंडिया का हो, अमेरिका का हो, इस कृत्य को एक्सेप्ट नहीं करेगा जहां पर एक व्यक्ति की जान ले ली जाए और 3 व्यक्तियों को बचा दिया जाए। उसकी एक व्यक्ति का बलिदान देकर 3 व्यक्तियों को बचा दिया जाए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह के कृत्य को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो आपका उदाहरण है ये वास्तव में क्रिया उपयोगिता सिद्धांत आ जाता है, क्रिया उपयोगितावाद वाला सिद्धांत आ जाता है, उस पर आधारित उदाहरण है जहां पर आप ये देखेंगे क्रिया की उपयोगिता को ज्यादा महत्व दिया गया है। क्रिया उपयोगितावाद जो है इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक क्रियाकलाप सर्वोच्च आनंद सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। यानी बेंथम ने इसका उल्लेख यही किया है, सर्वोच्च आनंद सिद्धांत। यानी ऐसा कार्य करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो ज्यादा से ज्यादा लाभ क्या है कि 3 महान व्यक्ति बच रहे हैं, तो ये अधिकतम लाभ है। अधिकतम लाभ ऐसे भी है अगर ये जिंदा रहेंगे तो समाज का अधिकतम ये कल्याण भी करेंगे, क्योंकि भाई वैज्ञानिक लोग हैं ये। तो एक तो तरीका ये हो सकता है। लेकिन अगर आप इस उदाहरण के ऊपर जाएं और इस उदाहरण पर नैतिक रूप से, कानूनी रूप से सोचें तो भी ये गलत है। देखिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? महत्वपूर्ण अंग यहां पर हृदय है। हृदय का काम क्या होता है? हृदय का काम होता है शरीर के बाकी अंगों तक ब्लड है, ब्लड की सप्लाई करना। अगर हृदय ही निकाल लिया जाएगा तो क्या होगा? शरीर के बाद बाकी अंग मृत हो जाएंगे, यानी व्यक्ति की मृत्यु होना तय है, ये जिंदा नहीं रहेगा। यानी मान लीजिए इसके शरीर से अगर सारे अंग निकाल लिए जाते हैं, उसमें भी अगर हृदय निकाल लिया जाता है तो ये इसका मरना 100% तय है। किडनी, एक व्यक्ति के शरीर में 2 किडनियां होती हैं, एक निकल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो एक से काम चला लेगा। अग्नाशय है, अग्नाशय भी अगर निकल जाएगा तो भी व्यक्ति काम चला लेगा। लेकिन हार्ट अगर निकल जाएगा तो उसके सारे अंग जो है डेड हो जाएंगे और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और कोई भी सभ्य समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। बेशक यहां पर आप ये देखेंगे कि जो डॉक्टर हैं इनको कानूनी निरापत्ता है, नहीं डॉक्टरों को लीगली ये चीजें हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो नैतिकता तो भंग कर रहे हैं। मान लीजिए डॉक्टर अगर ऐसा करते हैं तो नैतिकता तो भंग कर रहे हैं और नैतिक रूप से ये पूरी तरह से गलत है। सर्जन अपनी एक परंपरा से भी बंधे हुए हैं जिसको हिप्पोक्रेटस की ओथ कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस की शपथ भी कहा जाता है, जिसके जरिए एक डॉक्टर को हमेशा रोगी की सेवा करनी चाहिए, उसे कभी भी हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर इस तरह का कृत्य करता है तो डॉक्टरों का जो नीति शास्त्र है उसके अकॉर्डिंग भी ये गलत है। यानी जो एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान आपको जो नैतिकता सिखाई जाती है उस नैतिकता के दायरे में भी ये चीज गलत है और समाज तो इसको कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, चाहे बेशक महान व्यक्तियों को मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन समाज इस तरह के कृत्य को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर इस सिचुएशन में क्या है कि यहां पर सिचुएशन यही है कि आदमी को सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा ना करें कि बिल्कुल ये समाज की जो परंपरा है या समाज कोई व्यक्ति हम ये मान लें कि भाई ये नशेड़ी व्यक्ति है, इसका मर जाना ही सही है। ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, नीति शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। और इस तरह की जो सिचुएशंस हैं इनको क्रिया उपयोगितावाद के अंतर्गत देखा जाता है। तो आई होप आपको ये मन में क्लियर हो गया होगा और फाइनल जो मैंने डिसीजन बताया है वो डिसीजन भी आपको मन में क्लियर हो गया होगा। अगला मानकीय स्रोत है आपका अधिकार दृष्टिकोण, द राइट्स अप्रोच। वास्तव में जो राइट्स अप्रोच है ये इमैनुअल कांट के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति गरिमा और आदर के साथ व्यवहार का अधिकार रखता है, यानी कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से चुनने का एक गरिमापूर्ण अधिकार है और ये उसका मौलिक नैतिक अधिकार है। ये बात यहां पर बताई गई है। नैतिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण आधार कांट का एक सिद्धांत भी है जिसके अनुसार मानव को निश्चित रूप से हमेशा फल के रूप में सोचा जाना चाहिए, न कि साधन के रूप में। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब ये निकल कर आएगा कि वह अपने लाभ के लिए सामने वाले का इस्तेमाल कर रहा है। तो हमें इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा फल के रूप में सोचना चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसका सामने वाले पर या उसके अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी आ जाते हैं। अधिकार जो है कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, अधिकार कर्तव्य आरोपित करता है।
यानी कि यह कर्तव्य या तो कुछ करने से रोकता है या कुछ करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, राइट टू प्राइवेसी का है, निजता के अधिकार का है। तो किसी व्यक्ति का जो निजता का अधिकार है, अन्य को इस दायित्व से बांधता है कि वो उसकी निजता का उल्लंघन नहीं करेंगे। यानी कि सामने वाले को ये अधिकार मिला हुआ है एक व्यक्ति को कि निजता का अधिकार है, यानी कुछ चीज़ें प्राइवेट रखने का अधिकार है, और सामने वाला जो व्यक्ति है उसको ये अधिकार है कि वो सामने वाला जिस व्यक्ति को उसकी निजता है, उसकी निजता का वो हनन नहीं करेगा। इसी तरह से कानून में आपका राइट टू एजुकेशन है, यानी शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा के अधिकार में भी यही है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार में भी कर्तव्य आ जाता है। कर्तव्य ये आ जाता है कि ऐसे तमाम बच्चे हैं जो कि खुद शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो उन तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाई जाए। तो यहां पर वही लिखा गया है कि यह उसे भी उपलब्ध कराए जो खुद प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। तो आई होप आपको अधिकार दृष्टिकोण वाला जो कॉन्सेप्ट है और अधिकार का कर्तव्य के साथ क्या संबंध है, वो आपके मन में ये बात क्लियर हो गई होगी कि अधिकार जो है साथ में कर्तव्य भी आरोपित करता है। अगला मानकीय स्रोत है आपका निष्पक्षता या न्याय का दृष्टिकोण। देखिए, ये जो दृष्टिकोण है इसका जो रूट्स हैं, यानी इनकी जो जड़ें हैं, वो यूनानी दार्शनिक अरस्तु की शिक्षाओं से हैं। अरस्तु का ऐसा कहना था कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान के साथ असमान, यानी ऑल इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। और ये दृष्टिकोण में इसमें एक नैतिक प्रश्न ये निकल कर आता है कि कोई कार्यवाही या कदम कितना उचित रहेगा, क्या यह प्रत्येक को समान रूप से व्यवहार करता है या फिर पक्षपात या भेदभाव दर्शाता है। यानी अगर पक्षपात होगा तो एक वर्ग को यहाँ पे लाभ होगा और दूसरे को नुकसान होगा। तो ये सारे प्रश्नों को यहाँ पर एनालिसिस करता है। न्याय का सिद्धांत जो इसमें है, न्याय का जो दृष्टिकोण है, इसमें 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है न्याय का सिद्धांत को। इसमें आपका पहला न्याय का सिद्धांत है प्राकृतिक न्याय। सामान्य शब्दों में प्राकृतिक न्याय का जो अर्थ है वह न्यूनतम मानक और सिद्धांत जिनका प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अनुसरण या पालन किया जाना चाहिए जब वे उन मसलों पर फैसला कर रहे हों जो जनता से जुड़े हों। साफ साफ मतलब क्या है? साफ साफ मतलब ये है, अगर आसान भाषा में और समझें, आपके संविधान में जो कानून के शासन की बात कही गई है, जिसकी दृष्टि में हर व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, आपका सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, कानून की दृष्टि से सभी समान है, तो वो प्राकृतिक न्याय से सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है। यानी वास्तव में जो कानून का शासन है वो प्राकृतिक न्याय ही है एक अपने आप में। यानी यहाँ पर हम हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ कोई विभेद नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपके संविधान में जो भी प्रदत्त अधिकार हैं वो भी समान रूप से दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं, यानी मौलिक अधिकारों की भी बात कर लेते हैं हम। तो मौलिक अधिकारों में ये थोड़ी ना कहा गया है कि महिलाओं के मौलिक अधिकार अलग अलग होंगे, पुरुषों के अलग होंगे। अनुच्छेद 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई फलाने धर्म वाले के लिए प्राण दैहिक स्वतंत्रता नहीं होगी, दूसरे धर्म वालों को ये मिलेगी अधिकार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समान रूप से है। तो ये प्राकृतिक न्याय से ही ये चीजें ली गई हैं और प्राकृतिक न्याय के अनुरूप ही हैं ये चीजें। प्राकृतिक न्याय भी इसको भी 2 सिद्धांतों में डिवाइड किया गया है और इनका प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को पालन करना चाहिए। भले ही ये सिद्धांत प्रासंगिक अधिनियमों में या फिर कानूनों में न दिए गए हों, लेकिन आपको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जो है दोनों, इनका आपको पालन करना है और इसी के अनुरूप आपको डिसीजन लेना है। जैसे मान लीजिए कोई केस हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। आपको क्या है, आपको प्रत्येक पक्ष को सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और कहता है कि मेरी पत्नी जो है मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है, मुझे फंसा रही है कि मैं दहेज उत्पीड़न करता हूं, उसके साथ मारपीट करता हूं, और आप ये बात यकीन कर लेते हैं क्योंकि आपको लगता है भाई पुरुष जो है वो रो रहा है, अपनी जो व्यथा है इस तरह से आपको सुना रहा है कि आपको लग रहा है बिल्कुल रियल है। जबकि अगर सामने वाले पक्ष को आपने सुना ही नहीं है, सामने वाले पक्ष को आपने देखा ही नहीं है, लेकिन आपने एक तरफा फैसला कर दिया कि हाँ भाई पुरुष जो है बिल्कुल सही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। आपको प्रत्येक पक्ष को सुनना होगा, आपको सामने जो महिला है उसको भी सुनना होगा, जो उसकी पत्नी है उसको भी सुनना होगा, उसको भी देखना होगा कि क्या वास्तव में जो सामने वाली महिला है उसके साथ कभी उत्पीड़न हुआ है, क्या उसके साथ कभी मारपीट हुई है, आपको उसको भी देखना होगा, तभी किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप एक तरफा यहाँ पे न्याय कर देंगे, यानी किसी की भी एक की हालत देख के आप सोच लेंगे कि हाँ भाई ये पीड़ित है। आपने देखा होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ लोग क्या है इस तरह का ड्रामा करते हैं, जैसे लगता है कि इनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं और लोग बहुत जल्दी उनको देखकर, उनकी कंडीशन को देखकर भावनाओं में बह जाते हैं। तो आपको इस तरह की भावनाओं में नहीं बहना है, आपको यहाँ पर हर अवसर को सुनना है, यानी हर प्रत्येक पक्ष को सुने जाने का अवसर यहाँ पर देना है। यानी प्रत्येक पक्ष को सुनने का आप सुनेंगे, प्रत्येक पक्ष की समस्याओं को जानेंगे, क्या क्या कारण रहे जिनकी वजह से ये समस्या क्रिएट हुई, उन कारणों तक जाएंगे। तो ये सब आपको करना है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दृढ़ता से स्थापित किए गए हैं। यानी आपका पूरा भारतीय संविधान जो आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप ही है। जैसे समान कार्य के लिए लैंगिक भेदभाव के किए बिना समान वेतन,
समान कार्य के लिए अनुच्छेद 15 के तहत आपको समान वेतन, ये इसी तरह का है। अनुच्छेद 21 वो भी इसी के अनुरूप है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है सभी को दिया गया है, कोई भेदभाव नहीं है कि फलानी जाति को मिलेगा फलानी को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी भारतीयों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ये जो चीजें हैं ये प्राकृतिक न्याय सिद्धांत से ही प्रेरित हैं। अब देखिए यहां पर अगला जो न्याय का सिद्धांत आ जाता है ये दंडात्मक न्याय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकल कर आता है अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसके गलत कार्यों के लिए आरोप या दंड में निष्पक्षता शामिल है। यानी मान लीजिए गलत कार्य कर रहा है और एक बार से ज्यादा गलत कार्य कर रहा है तो उसको दंडित करना आवश्यक है। जैसे कोई सुप्रशिक्षित कर्मचारी है और ये बार बार गलती किए जाने पर इसको नौकरी से निकालने को उचित कहा जा सकता है। लेकिन पहली बार अगर वो गलती कर रहा है तो उसको आप वार्न कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं। लेकिन अगर वो इंटेंशनली यानी जानबूझकर गलती कर रहा है, मान लीजिए कोई अधिकारी है, एक बार उसने गलती से कोई काम बिगाड़ा लेकिन वो जानबूझकर काम बिगाड़ रहा है, किसी जाति विशेष के लोगों का काम लगातार बिगाड़ने का चेष्टा करता है, लगातार उनके काम बिगाड़ता है या उनकी फाइलें जो है अप्रूव ही नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आप उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। यानी ये आपका जो है दंडात्मक न्याय कहा जाएगा। प्रतिपूरक न्याय क्या है? प्रतिपूरक न्याय क्या है? ये है घायल व्यक्ति की क्षतिपूर्ति में निष्पक्षता का संबंध प्रतिपूरक न्याय से है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति घायल हुआ है और सामने वाले ने उसका एक्सीडेंट किया है तो सामने वाले से आप कहेंगे कि भाई घायल व्यक्ति का आप मरहम पट्टी का जो इलाज का खर्चा है वो आप उठाइए। तो ये प्रतिपूरक न्याय का सिद्धांत आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और दिया गया है, मान लीजिए कोई कर्मचारी अवैधानिक तरीके से बर्खास्त किया जाता है। अवैधानिक का मतलब क्या है कि सामने वाला सीनियर अधिकारी जो है कभी ताव में आकर या कभी कभी क्या होता है संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, अपनी आपसी रंजिश का कई लोग फायदा उठाते हैं और आपसी रंजिश के फायदे की वजह से कुछ लोग क्या है अधीनस्थ कर्मचारियों को परेशान करते हैं। तो ऐसे में क्या है कई बार क्या बर्खास्त वगैरह का कर्मचारी हो गया और वो कोर्ट में चला गया, न्यायालय की शरण में चला गया, तो ऐसे में वो प्रतिपूर्ति का अधिकारी, प्रतिपूर्ति का मतलब क्या है जो भी इसकी क्षतिपूर्ति हुई है बर्खास्तगी के दौरान जो भी इसकी क्षतिपूर्ति हुई है वो क्षतिपूर्ति सरकार करेगी। तो ये प्रतिपूरक न्याय का सिद्धांत कहता है। अगला आपका यहां पर मानकीय स्रोत है आम भलाई का दृष्टिकोण, द कॉमन गुड अप्रोच। ये जो आपकी अप्रोच है ये यूनानी दार्शनिकों ने दी है। यानी यूनानी दार्शनिकों ने ही इस अवधारणा में योगदान दिया कि समुदाय में जीवन अपने आप में हितकर है और हमारा कार्य क्या है उस सामुदायिक जीवन में योगदान करने वाला होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहां पर किसी व्यक्ति विशेष का भला नहीं करना है बल्कि पूरे समुदाय के बारे में सोचना है आपको। यह दृष्टिकोण सलाह देता है कि समाज का अंतर संबंधित संबंध नीति शास्त्रीय तर्क का आधार है और इस प्रकार सभी के प्रति विशेषकर जो कमजोर वर्ग हैं इनके प्रति आदर और दया इस तर्क की आवश्यकताएं हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपको मैंने जब पॉलिटी में पढ़ा रहा था, पॉलिटी में भी एक बात यहां पर आई थी कि मान लीजिए जो विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो रैंप बनाई जाती हैं, जो ढलान वाली जो स्लोप बनाई जाती हैं ताकि वो आसानी से चढ़ सकें, अगर हम इसकी डिमांड कर देंगे तो गलत नहीं है। अगर हम इसकी डिमांड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है बल्कि ये समानता ही स्थापित कर रहा है ताकि वो भी आराम से स्टेशन वगैरह या फिर जो भी कार्यालय वगैरह उसमें आसानी से वो एंटर कर पाए, आसानी से वो उस पर चढ़कर अपनी बात वहां पर रख पाए, तभी तो समानता स्थापित होगी। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आम भलाई का दृष्टिकोण भी हम वहां पर लेकर चलेंगे। तो यहां पर वही आ जाती है कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं इनके प्रति आदर दया इस तरह की ये आवश्यकताएं हैं और इसी को देखते हुए आपके यहाँ विधि की व्यवस्था की गई है, प्रभावी पुलिस व्यवस्था है, अग्निशामक विभाग है, स्वास्थ्य देखभाल है, सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की गई है और यहां तक कि सार्वजनिक मनोरंजन के कुछ क्षेत्र भी ओपन किए गए हैं, जैसे पार्क वगैरह हैं, ये भी खुलवाए गए हैं ताकि सभी लोगों का भला हो, किसी एक व्यक्ति विशेष का भला ना हो। भाई आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों की गई है। ऐसे तमाम व्यक्ति हैं जो कि स्वास्थ्य तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, इतने गरीब हैं कि वो महंगी दवाइयां या प्राइवेट हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल खोले गए हैं। इसी तरह से पुलिसिंग की व्यवस्था क्यों की गई? पुलिसिंग व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि समाज में कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ताकि समाज की जो व्यवस्था है वो बनी रहे। कानून की व्यवस्था क्यों की गई है? ताकि कानून के दायरे में रहकर ही लोग विधि सम्मत कार्य करें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि किसी और व्यक्ति को नुकसान हो। तो इस वजह से आप ये देखेंगे ये जो सारी संस्थाएं स्थापित की गई हैं इनका उद्देश्य कहीं ना कहीं आम भलाई का दृष्टिकोण है। यानी किसी एक निजी हित को नहीं साधना है बल्कि पूरे समुदाय के हितों को साधना है, सभी समुदायों को आगे लेकर चलना है। इस वजह से ये संस्थाएं ये स्थापित करवाई गई हैं। अगला मानकीय स्रोत है आपका सद्गुण दृष्टिकोण, द वर्च्यू अप्रोच। देखिए ये दृष्टिकोण इस बात पर आधारित है, इस विचार का प्रतिपादन कर रहा है कि अच्छे काम करने से ज्यादा एक सद्गुणी व्यक्ति का होना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकल कर आता है कि हो सकता है कोई अनैतिक व्यक्ति भी अच्छा काम कर सकता है, लेकिन
अगर एक सद्गुणी व्यक्ति होगा तो हमेशा वो अच्छा काम ही करेगा, वो बुरा काम करने की सोचेगा भी नहीं। तो सद्गुणी नैतिकता के अनुसार वास्तविक नैतिक व्यक्ति ही सद्गुणी व्यक्ति है, यानी जिस व्यक्ति में नैतिकता का गुण है वो वास्तव में सद्गुणी व्यक्ति बोला जाएगा। उसमें अंदरूनी सद्गुण होते हैं और उसका नैतिक चरित्र उसी के अनुरूप होता है। वहीं जो दुर्गुण वाला व्यक्ति है, जिसके अंदर दुर्गुण भरे भरे पड़े हैं, ये सद्गुण के विपरीत होता है और यह चरित्र की ससंगत कमजोरी है, जिसके कारण व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिनके लिए उसे नैतिकता की दृष्टि से दोषी माना जाता है। इन दुर्गुण के अंतर्गत क्या है, व्यक्ति ऐसे काम करता है जो नैतिक दृष्टि से सही नहीं होते हैं, अनैतिक होते हैं, तो वो उस व्यक्ति का दुर्गुण है। जो सद्गुणी सिद्धांत हैं ये नैतिक सद्गुणों में और जो गैर नैतिक सद्गुण हैं इनके बीच में अंतर स्थापित करते हैं। नैतिक सद्गुणों में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आती हैं इसमें? दयालुता आ जाती है, परोपकारता आ जाती है, करुणा आ जाता है, ईमानदारी है, कर्तव्य निष्ठा है, कृतज्ञता है। ये सभी गुण आपके नैतिक सद्गुणों में हैं। वहीं जो गैर नैतिक सद्गुणों में कौन कौन से आ जाते हैं? आत्मनियंत्रण है, धैर्य है, साहस है, सहनशीलता है, अध्यवसाय है, या फिर ऐसे ही अन्य गुण आते हैं। अध्यवसाय का मतलब क्या? लगन। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ये गैर नैतिक सद्गुण क्यों बताए गए हैं, यानी ये नैतिक सद्गुण नहीं बताए गए, क्यों बताए गए हैं। जैसे आपके सामने साहस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल है कि कोई व्यक्ति बैंक लूटने के लिए बड़ा साहस दिखा सकता है, तो ये उसका साहस हो गया, तो इस वजह से ये गैर नैतिक है। धैर्य का मतलब क्या है? मान लीजिए आप बैंक में जाके कहीं छुप कर बैठ गए और आप रात का इंतजार कर रहे हो कि भाई कैसे भी ये रात तक ये कर्मचारी चले जाए, उसके बाद बैंक लूटेंगे, ये आपका धैर्य है, ये भी आपका नैतिकता में नहीं आएगा। सहनशीलता का मतलब क्या है? सहनशीलता का मतलब क्या है कि आप अपना काम निकलवाने के लिए आप थोड़ा जो भी आपके साथ अत्याचार हो रहा है उसको सहन कर रहे हैं, जो भी आपके साथ कुछ भी हो रहा है आप उसको सहन कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, दूसरों की गुलामी कर रहे हैं, यानी सहनशीलता के जरिए अपना कैसे भी काम निकलवा रहे हैं, तो ये आपकी सहनशीलता है। अध्यवसाय का मतलब क्या है? लगन। लगन का मतलब क्या है? लगन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है भाई, क्योंकि गैर नैतिक गुण है। लगन जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आप में से शायद कुछ लोगों ने एक वेब सीरीज है मनी हाइस्ट करके वेब सीरीज है, तो उसमें क्या था, उसमें जो प्रोफेसर है उस प्रोफेसर ने वर्षों तक मेहनत की थी कि कैसे हमें जो बैंक ऑफ स्पेन है ये लूटना है। वर्षों तक इस बात पर उसने कार्य किया था, कि वर्षों तक इस बात की प्लानिंग की थी कि हमें कैसे इसके लिए प्लान बनाना है, कैसे लोगों की टीम इकट्ठी करनी है, उनको कैसे गाइड करना है। वर्षों तक उसने इस बात की प्लानिंग की थी, तो ये क्या थी? उसकी लगन थी। इसको हम अध्यवसाय भी कह सकते हैं। तो ये जो गुण हैं ये गैर नैतिक सद्गुणों में शामिल हैं। भाई नैतिक में आप दयालुता, परोपकार, करुणा ये सब आ जाते हैं। हालांकि इन सब के बारे में हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और डिटेल में और विस्तार में इन पर चर्चा करते जाएंगे। अब देखिए यहां पर कंपैरिजन किया गया है सद्गुणी नैतिकता का और नियम आधारित नैतिकता का, कि वर्च्यू एथिक्स और रूल बेस्ड एथिक्स में क्या अंतर है। तो देखिए यहां पर वही अंतर आ जाता है जो कि एथिक्स और मोरालिटी में है, यानी जो अंतर एथिक्स और मोरालिटी में है वही अंतर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। नियम आधारित नैतिकता में आप ये देखते हैं नैतिककर्ता नियमों को मशीनी तौर पर लागू करने वाले व्यक्ति की भूमिका में दिखाई देता है। नियम आधारित नैतिकता उसकी नैतिक होने की इच्छा की मंशा को अनदेखा कर देती है, यानी वो नैतिक होना चाहे या ना होना चाहे, लेकिन जो प्रोटोकॉल है जो उसको करना है वही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अब देखिए एग्जाम्पल मैं यहां पर अभी आपको दूंगा। जैसे मान लीजिए आप किसी थाने के थानेदार हैं, सब इंस्पेक्टर हैं या इंस्पेक्टर के पद पर हैं, और प्रातःकाल 7 बजे कोई महिला आती है, रोती धोती एक महिला एकदम आती है 7 या 8 बजे के करीब, और कहती है मेरे साथ मेरे पति ने बहुत ज़्यादा मारपीट की है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब एक तो ये है कि कानूनी नैतिकता के रूप में आप क्या करेंगे? आप FIR लॉन्च करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करवाएंगे। तो ये तो आपकी हो गई नियम आधारित नैतिकता, हो गई कि नहीं हो गई। अब दूसरी नैतिकता क्या है? दूसरी नैतिकता ये है, आपको पता है कि महिला भाई जब घर में मारपीट हुई है, उसके साथ झगड़ा हुआ है, 7 या 8 बजे का टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है महिला खाली पेट होगी, यानी उसने कुछ खाया नहीं होगा, भूखी होगी। तो दूसरी नैतिकता आपकी ये बनती है कि उस महिला के लिए कुछ खाने का भी प्रबंध कर दें। समझ रहे हैं आप? तो ये आपकी ये सद्गुणी नैतिकता है, यानी आपने परोपकारिता का भाव दिखाया वहां पे। आपको ये पता है कि भाई जो महिला भागकर आई घर से, उसके साथ बच्चे छोटे छोटे हैं, ये सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया होगा, अभी उठे ही होंगे सोकर, और तब तक घर में मारपीट स्टार्ट हो गई। तो आपका दूसरा फर्ज ये बनता है तत्काल आप खाने की थाली मंगाएं या खाना मंगाएं, जो भी सुबह के टाइम पे जो भी आपका होता है नाश्ता वगैरह वो मंगाएं, उनको खिलाएं, उसके बाद उनकी समस्या का निराकरण करें। एक तरीका ये भी हो सकता है। तो ये जो डिफरेंस आप दिख रहे हैं, एक व्यक्ति ने डायरेक्ट उनकी FIR लिखी, उस पर कार्रवाई स्टार्ट कर दी, तो वो अपने नियमों से जुड़ा हुआ है, वो वहां पर नियम नैतिकता दिखा रहा है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है, वहां पर कोई ऐसा थानेदार है, आप देखते होंगे तमाम लोगों की स्टोरी आती है कि कोई महिला पहुंच गई, कोई बुजुर्ग महिला शिकायत लेकर पहुंच गई, तो सबसे पहले उसको खाना खिलाया, SSP वगैरह ने आपने पढ़ा होगा, कई बार न्यूज में आता है, वीडियो आते हैं,
कि अभी मैंने हाल में ही एक एसएसपी का वीडियो में देख रहा था, कोई फरियादी महिला उनके पास पहुंची थी और उनके जो बच्चे थे, अभी अभी सर्दियों के मौसम का ही वीडियो है वो, और उनके जो बच्चे हैं वो नंगे पांव थे और बच्चे के मतलब स्वेटर भी ढंग का नहीं था। तो एसएसपी महोदय ने समस्या बाद में सुनी, पहले उन बच्चों को सबसे पहले कपड़े, गर्म कपड़े मंगवाकर अपने जो भी अधीनस्थ कर्मचारी है उससे गर्म कपड़े उनको पहनवाए, उसके बाद उस महिला की समस्या का भी निराकरण किया। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका आपका वही है कि नियम आधारित है कि आप केवल नियमों को फॉलो कर रहे हैं, आपकी इच्छा की मनसा वहां पर, यानी आपकी इच्छा अपनी कोई देख नहीं रहे, केवल जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप अपना व्यवहार, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और दूसरा सद्गुणी नैतिकता क्या है, आप अपने जो नैतिक, आपके जो आचरण है, आपका नैतिक जो व्यवहार है, अब वो उसको अपने आचरण में ढालकर उसके अनुरूप आप कार्य कर रहे हैं। तो सद्गुणी नैतिकता उसके नैतिक कार्यों के स्रोत को उस मनसा तक ढूंढ लेती है जो उसके सद्गुणी चरित्र से उत्पन्न हुई है। सद्गुणी नैतिकता ऐसे लोगों को नैतिक व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करती है जो सही काम करने में सचमुच आनंद का अनुभव करते हैं। अब आप बताइए, एक मान लीजिए कोई भूखी महिला जो सुबह 7 या 8 बजे के करीब आपके पास आती है, अपने बच्चों को लेकर बताती है घर में मारपीट हुई है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी समस्या सुनते हैं, साथ के साथ उसको खाने का प्रबंध भी करते हैं, क्योंकि वो भूखी है। भाई सुबह सुबह खाना नहीं बना होगा, सुबह सुबह झगड़ा स्टार्ट हो गया, तो आपको भी आनंद मिलेगा, आपको भी अच्छा फील होगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसा किया जिससे कि सामने वाले को भी तसल्ली मिली, सामने वाले को भी भरोसा आया कि हाँ हम उसकी कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे, उसको मोरल सपोर्ट भी उसको कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे चलना है, कि आपको केवल नियम आधारित नैतिकता दिखानी है या फिर अपने उसके साथ सद्गुणी नैतिकता भी दिखानी है, ये आपको डिसाइड करना है। तो इस वजह से मैंने यहां पर सद्गुणी नैतिकता और नियम आधारित नैतिकता इसका कंपैरिजन करके आपको बता दिया है कि दोनों में अंतर क्या है। अब यहां पर है सद्गुणी नैतिकता की कमजोरियां, यानी यहां पर सद्गुणी नैतिकता हर परिस्थिति में सफल भी नहीं है, इसकी भी कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से ये असफल हो जाती है। पहली बात यह, सद्गुणी नैतिकता जो है ये मान के चलती है कि मानव स्वभावतः अच्छे हैं या फिर कम से कम नैतिक दृष्टि से तटस्थ हैं। यानी इनका मानना यह है कि मानव जो होता है, मानव का स्वभाव अच्छा होता है या फिर वो न्यूट्रल होता है। अगर हम उसको अभ्यास कराएं तो वो नैतिक चरित्र पा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हम उसको नैतिकता का पाठ पढ़ाएं तो वो नैतिक बन सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। भाई आपको मैं एथिक्स का पाठ पढ़ा रहा हूं, हम लोग बचपन से क्लास 6 से नैतिकता का पाठ पढ़कर आए हैं, क्या जरूरी है हम वो सारे नैतिक काम कर रहे हैं? नहीं, हमने बहुत सारे नैतिक काम भी किए हैं, तो ये जरूरी नहीं है ये। दूसरी बात, इस बात का खंडन करने के लिए परंपरा और आ जाती है। जो भी आपकी देशकाल परिस्थिति के अकॉर्डिंग परंपराएं चल रही हैं वो भी इस बात का खंडन करती हैं। जैसे ईसाईयत की परंपरा ले लेते हैं, तो ईसाईयत की परंपरा में मानव को पापी और बुरा माना गया है और इनका उद्धार दैवी कृपा पर निर्भर है। अगर मान लीजिए ये परंपरा यहाँ पर लागू हो जाती है तो इसके अकॉर्डिंग जो सद्गुणी नैतिकता है ये कमजोर पड़ जाएगी। भाई सद्गुणी नैतिकता इसके आगे टिक ही नहीं पाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो भी देशकाल परिस्थिति में जो भी परंपराएं बनी हुई हैं वो आपकी नैतिकता या सद्गुणी नैतिकता को नियंत्रित और निर्धारित कर रही हैं। इसका मतलब ये आएगा। एक और कठिनाई ये निकल कर आती है, ये कठिनाई के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नैतिक चरित्र रोपण कर देने के बाद भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में कौन सा सद्गुण प्रासंगिक होगा। भाई कई बार क्या होता है, हम मान लीजिए नैतिकता की शिक्षा दे रहे हैं, अब कई बार क्या है, कुछ ऐसी भ्रामक परिस्थितियां भी होती हैं जहां पर व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि हमें कौन सा गुण यहां दिखाना चाहिए। भाई सहानुभूति देनी चाहिए या फिर हमें अपने आप को सेपरेट कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, या फिर हमें इसके साथ परोपकारिता का भाव दिखाना चाहिए। हो सकता है कि दयालु लोग ऐसे अपात्र लोगों के लिए गलत उदारता दिखा सकते हैं जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है। भाई दयालु लोग जो हैं, भोले भाले लोग हैं, यानी इमोशंस में बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में बहकर डिसीजन ले लेते हैं। और ऐसा अगर डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं जो न्याय की प्रक्रिया है या फिर नैतिकता का जो पहलू है उसका हनन होगा, नैतिक सिद्धांतों का हनन होगा, क्योंकि जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं मूर्ख बन रहा है। तो यहां पर वही चीज आ जाती है कि हम कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सा सद्गुण का जो गुण है वो दिखाना है, कौन सा सद्गुण का गुण जो है उसका पालन करना है। तो ये हम यहाँ पे देख नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं या फिर उस पर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये बात यहां पर निकल कर आ रही है कि नैतिक चरित्र रोपण कर देने के बाद भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता है कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में कौन सा सद्गुण प्रासंगिक होगा। कई बार ऐसी स्थिति हमारे सामने, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आगे खड़ी हो जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप ये वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए, आप लोगों में से तमाम लोगों के कमेंट मिल रहे हैं मुझे कि सर डेली वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। डेली वीडियो ना आने का एक रीजन और है। रीजन ये है कि अब हम लोगों का प्रीलिम्स का समय चल रहा है। जनवरी से जितने भी अभ्यर्थी होते हैं यूपीएससी के, वो प्रीलिम्स पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो मेंस का जो सिलेबस है वो साइड में रख देते हैं। ये बात हम सब लोग जानते हैं।
अब चूंकि हमारा जो एथिक्स वाला पार्ट है वो लेट शुरू हो पाया है, यानी बहुत देरी से स्टार्ट कर पाया है, उसके पीछे बहुत सारे कारण भी रहे, टेक्निकल कारण भी रहे, जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट बहुत देरी से स्टार्ट हो पाया। तो मैं कोशिश कर रहा हूं अगर ये फरवरी तक समाप्त हो जाए तो सही है, अगर ये फरवरी तक समाप्त नहीं होगा तो मैं इसको वहां पर रोक दूंगा। उसके बाद ये प्रीलिम्स होने के बाद ही मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि इस बार का हमारा प्लान ये है, आपको मैं कुछ विशेष टेस्ट सीरीज भी दूंगा जिसके जरिए केवल और केवल हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स पर फोकस देंगे। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग परेशान ना हो, जितना कंप्लीट हो जाएगा उतना अभी 2 महीने में कंप्लीट करते हैं, जितना बच जाएगा वो बाद में हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन सबसे जरूरी ये है हमारे लिए प्रीलिम्स कवर करना। आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो आपको मेंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी वजह से मैं बीच बीच में आपकी ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज पर फोकस दे रहा हूँ कि जल्दी से ज्योग्राफी एंड हो जाए, उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड बुक वाली टेस्ट सीरीज है वो चलाएंगे, ताकि आपका जो प्रीलिम्स है वो आसानी से निकल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।